नमस्कार। आर्या स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग शुरू करेंगे चिंतन। इसके पहले हम लोग चिंतन के बारे में, चिंतन की डिफिनीशन और चिंतन के प्रकार और चिंतन के सोपान के बारे में पढ़ चुके हैं। आज चिंतन के सिद्धांत और चिंतन के साधन, कैसे चिंतन होता है और चिंतन की बच्चों में विकास के लिए कैसे, उसके बारे में जानेंगे कि चिंतन का विकास बच्चों में कैसे होता है। तो वही नाम से ही स्पष्ट है। आप लोग मेहनत से पढ़ें, परीक्षा करीब है और ध्यान से पढ़ें। तो चिंतन में पढ़ेंगे चिंतन के सिद्धांत। इसमें बहुत मुख्य सिद्धांत नहीं है, लेकिन जो भी है भाई, क्वेश्चन कहाँ से बन जाएंगे ये तो कंफर्म है नहीं, इसलिए जो भी है वही मुख्य है। हम किसी चीज़ को भाई ऐसा ना कहें कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे, आजकल तो क्वेश्चन भी देख रहे हैं घुमा घुमा के बन रहे हैं। किसी चीज़ को अन्यथा नहीं लेना चाहिए, हर चीज़ पे विशेष ध्यान दे कर पढ़ना चाहिए, है कि नहीं। नॉलेज रहे तो, नॉलेज है तो हम परीक्षा को पास करेंगे। यही जो है मेरी आप लोगों से वो है, और भगवान से प्रार्थना भी है कि आप लोग परीक्षा को पास करें और अपने उद्देश्य में सफल हों। तो चिंतन के सिद्धांत, पहला है आपका केंद्रीय सिद्धांत। दूसरा है परिधि सिद्धांत। तीसरा है मान हिले का ज्यामिति चिंतन का सिद्धांत। ठीक, तो इसके बारे में हम जान लेंगे। अब देखें केंद्रीय सिद्धांत थिंकिंग थियरी ऑफ थिंकिंग, ये देख लेंगे। केंद्रीय सिद्धांत नाम से स्पष्ट है, वही हमारे चिंतन का केंद्र बिंदु क्या है, मस्तिष्क है। क्या है? मस्तिष्क है। हमारे सामने कोई भी समस्या आती है, कहीं से भी कोई समस्या आती है, तुरंत हमारे जो ज्ञानेंद्रियां हैं तुरंत सूचना दिमाग को पहुंचाती हैं, और वहाँ से तुरंत रिवर्स भी होती है कि वो सावधान हो जाइए। जैसे एड्रिनल ग्लैंड भी आप लोगों को साइंस वगैरह में जानते होंगे। एड्रिनल ग्लैंड से जो हार्मोन्स निकलता है, डर और भय या क्रोध के लिए जो है, उस हार्मोन्स का भी प्रभाव होता है। और कुछ जो है हमारे जो दिमाग का ये सिस्टम है, ये इतना ब्रॉड है कि इसको समझना जो है बड़ा कठिन है। इसमें इतनी नसें हैं, इतना इसका जाल है कि भी आदमी कितना भी संपन्न हो, कितना भी परिपूर्ण हो, लेकिन अगर उसका दिमाग सही नहीं है तो सब कुछ उसका जो है बेकार है। तो दिमाग अगर सही है तो वो उसके पास सब कुछ है। तो चिंतन, आप लोग जानते ही हैं कि चिंतन में सबसे सर्वश्रेष्ठ मनुष्य को माना गया है। प्राणियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ चिंतन के लिए कौन है? मनुष्य है। और चिंतन के द्वारा ही मनुष्य जो है, आप देखेंगे हाथी कितना बड़ा जानवर होता है, उसको कैच कर लेता है। कितने बड़े बड़े जो है समुद्रों में या बड़े बड़े मतलब
आकाश में लोग चंद्रमा पे जा रहे हैं, मंगल पे जा रहे हैं, कहाँ कहाँ। तो हमारे ये जो चिंतन की ही देन है, खोज की ही देन है, रिसर्च की ही देन है। आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिक हुए हैं और जिनका इस तरीके से आईक्यू था 165 से अबव था, 40 के अबव, 140 के अबव ये लोग जीनियस मानते हैं। लेकिन उतना हाई पावर के लोग थे, तो भी वही दिमाग की ही बात है। जब उनका पोस्टमार्टम वगैरह हुआ तो लोगों ने कहा कि भाई क्या था इनके दिमाग के अंदर, इनके मस्तिष्क के अंदर क्या था। तो देखिए तो जो न्यूरॉन्स होते हैं जो एक तरीके से चिंतन करने के लिए जैसे किसी चीज़ को, तो वो बढ़ते ही जाते थे उनके दिमाग में। तो ये अलग बात है कि सबका आईक्यू बराबर नहीं होता, सभी लोग गॉड गिफ्टेड नहीं होते हैं। जैसे 1% 2% होते हैं हज़ारों में, तो इस तरीके से। लेकिन जो मध्यम स्तर के लोग होते हैं वो अधिक से अधिक होते हैं। लोअर भी कम होते हैं, मंद बुद्धि के भी कम होते हैं, जड़ बुद्धि के भी कम होते हैं और गॉड गिफ्टेड भी कम होते हैं। लेकिन मीडियम स्तर के जो एवरेज लेवल जिनका होता है 90 से लेकर के 109 या 10 का बीच का जो लेवल होता है, ये लगभग 60% शो करता है। वहाँ हमने बुद्धि लब्धि का जो चार्ट बना के दिखाया था आप लोगों को, तो वो चिंतन इन्होंने बताया केंद्रीय सिद्धांत में कि चिंतन का सबसे केंद्र बिंदु क्या होता है। चिंतन का केंद्र बिंदु जो होता है, यानी ये यहाँ देखेंगे केंद्रीय सिद्धांत, केंद्रीय सिद्धांत में कि चिंतन का केंद्र बिंदु क्या होता है, मस्तिष्क होता है। मस्तिष्क होता है, ठीक है। अब मस्तिष्क के आप देखेंगे तो मस्तिष्क के लगी हुई हमारी सारी तंत्रिकाएं होती हैं। क्या होता है, तंत्रिका तंत्र होता है, तंत्रिका तंत्र होता है। तो ये दिमाग ही है जो सबसे जो है अपने आप को एक सुपर नेचुरल पावर बनाता है। चाहे वो भगवान बुद्ध रहे हों, चाहे भगवान कृष्ण रहे हों, चाहे आइंस्टीन रहे हों, चाहे देख लें आप विवेकानंद जैसे रहे हों, अम्बेडकर जैसे रहे हों। मतलब कि भी 14 भाषाओं का ज्ञान, 15 डिग्रियाँ, जो चीज़ एक बार देख लेते थे भूलते नहीं थे। तो ये मतलब वो चिंतन ही कह लीजिए, नॉलेज ही कह लीजिए उनको। तो उस तरीके से जो है केंद्रीय सिद्धांत कहता है कि चिंतन का केंद्र बिंदु क्या है, मस्तिष्क होता है। मस्तिष्क से ही सारा चिंतन जो है होता है, वहीं से सारी जो है हमारे सोचने समझने काम करने की, पढ़ने लिखने सुनने बोलने जो भी क्रियाएं हमारे शरीर की होती हैं, सब हमारा उसका केंद्र बिंदु क्या है, मस्तिष्क है। अगला है परिधीय सिद्धांत। परिधि सिद्धांत में वाटसन ने कहा कि ऐसा नहीं है। चिंतन जो है, चिंतन का केंद्र बिंदु मांसपेशियां होती हैं। मांसपेशियां होती हैं। हमारे शरीर की जो ये मांसपेशियां हैं, ये जब कहीं न कहीं जैसे हमको ये चुभाया गया यहाँ, तो तुरंत हम इसको खींचते हैं। तो चिंतन जो है यहीं से होता है। उन्होंने बताया, किसने बताया, वाटसन ने बताया। तो अब भाई बताया तो बताया, अब उसको हम लोग को जानना है। लेकिन मेरा भी मानना ये है कि चिंतन का केंद्र बिंदु मस्तिष्क ही होता है। और uन्होंने कहा कि चिंतन का केंद्र बिंदु क्या है, गामक क्रियाएं होती हैं। क्रियाएं होती हैं। अब गामक क्रियाएं में आप देख लें, गामक क्रियाएं जो आपकी होती हैं, नहीं जो एक तरीके से मोटर आर्गन्स हैं आपके, हाथ पैर हो गए हैं, चलना उठना बैठना बोल, मतलब कि जिसे आप गति कर सकें, तो ये गामक क्रियाएं, हाथ पैर आपकी, हाथ और पैर, ठीक है। तो इस तरीके से ये गामक क्रियाएं होती हैं, वाटसन ने बताया।
तो इन्होंने बताया पढ़े सिद्धांत में चिंतन का केंद्र बिंदु मांसपेशियाँ होती हैं, गामक क्रियाएं होती हैं, और इसके बाद वान हेले का ज्यामिति चिंतन का सिद्धांत, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। वान हेले जो थे ज्यामिति के बारे में, ज्योमेट्रिकल के बारे में थोड़ा सा इन्होंने चिंतन का दिया था, जिसमें 5 स्टेज हैं। और लेवल के बारे में अगर पूछा जाएगा तो लेवल उसके कितने हैं, 4 ही हैं, क्योंकि लेवल जो है 0 से शुरू होता है। क्या होता है, 0 से। इसको नहीं लगाते हैं तो सूख जाता है। लेवल जो है मान हेले का मान, तीसरा आपका है मान हेले का ज्यामिति चिंतन का सिद्धांत, यानी जियोमेट्रिकल थियरी, जियोमेट्रिकल थियरी वान हेले ने बताया था। तो बच्चों में ज्योमेट्रिकल मतलब कि ज्योमेट्री का जो चिंतन कैसे होता है, इसके बारे में इन्होंने बताया था। इन्होंने 5 अवस्थाएं दी थी। कितनी अवस्थाएं दी थी, 5 अवस्था दी थी। जैसे आप अवस्था के बारे में अगर पूछेगा कि कितनी अवस्थाएं दी थी क्वेश्चन वान हेले ने, तो 5 अवस्थाएं दी थी। अगर लेवल पूछेगा आपका तो 4 लेवल दी थी। कितने, 4 लेवल। यहाँ देखें, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आप लोग। अवस्था 5, लेवल 4। अवस्था 5 कैसे होंगे, 1 2 3 4 और 5, ठीक। यहाँ पे 0 1 2 3 और 4, 0 से शुरू होगा लेवल। तो अब हम लोग जानेंगे कि वान हेले का ज्यामिति चिंतन का सिद्धांत जो था, उन्होंने पहले कहा कि चक्षुषीकरण विजुलाइजेशन, दूसरा कहा कि विश्लेषण एनालिसिस, तीसरा कहा कि अनौपचारिक निगमन इनफॉर्मल डिडक्शन, चौथा कहा कि जो है औपचारिक, और 5वां कहा कि दृढ़ता। तो इस तरीके से ये 5 अवस्थाएं दी उन्होंने ज्योमेट्री के बारे में समझने के लिए। ज्योमेट्री का चिंतन कैसे करेगा, वान हेले जो थे ये दिए थे। वान हेले नामक साइकोलॉजिस्ट थे। तो हम लोग जानेंगे, यानी स्टेज अगर देखेंगे, यहाँ स्टेज लिख देते हैं, स्टेज, और यहाँ लेवल। तो स्टेज मान लीजिए 1 हो गई और लेवल आपका 0 हो गया। यहाँ से देखेंगे, यहाँ लेवल 0, और मान लीजिए पहला कौन था, चक्षुषीकरण, चक्षुषीकरण। अब चक्षुषीकरण में इसको विजुलाइजेशन, तो इन्होंने कहा कि बच्चा किसी चीज़ को देख करके जो है उसके बारे में ज्ञान प्राप्त कर लेता है। यानी देख करके ज्ञान प्राप्त कर लेता है। जैसे बच्चे के सामने अगर किसी इस आकृति की, आयताकार आकृति की कोई चीज़ दी गई, तो दिखाई गई, तो बच्चा कहेगा कि किस टाइप की आकृति की है, तो वो कहेगा कि ये बिस्कुट की आकृति की है। किसकी आकृति की है, बिस्कुट की आकृति की है। बिस्किट की आकृति की है। अगर इस टाइप का आकृति दिखाया गया तो कहेगा कि रोटी की आकृति की है। यानी देख करके वो ज्ञान प्राप्त कर लेता है। दूसरा था, यानी अब देखें स्टेज 2 और लेवल यहाँ 1 देखेंगे, ठीक है, लेवल 1, इसका आप ध्यान रखिएगा। दूसरा है विश्लेषण, एनालिसिस
इन्होंने कहा कि बच्चा देख करके क्या करता है कि उसकी आकृति को पहचान लेता है। देख करके बच्चा ज्ञान तो प्राप्त करता है और उसकी आकृति को भी पहचान लेता है। अभी तक क्या आकृति को नहीं पहचानता था, अब यहाँ इस तरह देख करके आकृति को पहचान लेता है, आकृति को पहचान लेता है। और जैसे मान लीजिए इस टाइप का उन्होंने बनाया ये है, तो ये समझ जाएगा कि आयताकार आकृति का है, आयताकार आकृति का है। इस टाइप का अगर बनाया तो कहेगा वृत्ताकार आकृति का है, इसका आकृति क्या वृत्ताकार आकृति का है। तो देख करके आकृति को पहचान लेता है, विश्लेषण कर लेता है वो कि ये आयताकार है, ये वृत्ताकार है। बहुत छोटा छोटा है। तीसरा है आपका ये यहाँ पे मान लीजिए 2 विश्लेषण अनौपचारिक निगमन यानी इनफॉर्मल डिडक्शन। इसमें क्या करता है कि बच्चा उस चीज़ को देख करके, अभी तो यहाँ पहचान लिया, फिर ये चीज़ को देख करके ये संबंध बना लेता है। देख कर के संबंध बना लेता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आयताकार आकृति देखा, तो ये देखा कि इसकी ये भुजा और इस भुजा की लंबाई, इस भुजा और इस भुजा की लंबाई क्या है, दोनों बराबर है, यानी आमने सामने की भुजा बराबर है। तो अगर अध्यापक उसको इस टाइप का बता रहा है कि कोई आकृति इस टाइप की बना दिया, तो ये पूछेगा कि ये बेटा ये क्या है, तो वो कहेगा इसमें तो अंतर है, इसमें तो ये दोनों आमने सामने की भुजाएं बराबर थी, लेकिन इसमें तो चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी बराबर है। तो वो समझ जाता है कि ये आयत है और ये वर्ग है। ठीक है, यहाँ पे ज्योमेट्री की बात करते हैं ना, संबंध बना लेता है वो कि आमने सामने की भुजा बराबर है, इसमें चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं। फिर अगला था चौथा, और देखिए लेवल को आप देखते चलेंगे। तीसरा लेवल में औपचारिक औपचारिक। ठीक है, औपचारिक, तो औपचारिक में क्या करता है कि बच्चा उस चीज़ को देख करके जो है उसका फार्मूला तैयार कर लेता है। क्या करता है बच्चा देख करके, यानी फार्मल, बच्चा देख करके उसका फार्मूला या सूत्र, समझ लें, सूत्र तैयार कर लेता है, फार्मूला सूत्र तैयार कर लेता है। तो इस तरीके से अगला आपका है 5वां और लेवल 4 में जो है दृढ़ता, रीगर। इसमें क्या करता है बच्चा कि जब वो पूरा समझ जाता है तो उस आधार पे, इस ज्योमेट्रिकल के आधार पे नई आकृतियाँ बना लेता है। वो क्या करता है, नई आकृतियाँ, नई ज्यामिति आकृति बना लेता है। तो इस तरीके से ये था आपका। अगला था अगला हम लोग देखेंगे चिंतन के साधन। क्या है, चिंतन के साधन।
चिंतन के साधन से आप देखें, पहला साधन आपका है चिंतन के साधन में, मान लीजिए पहला साधन आपका है बिंब। बिंब जिसे इमेज कहेंगे, इमेज। दूसरा साधन है आपका संप्रत्यय, प्रत्यय जिसे कंसेप्ट कहेंगे, कंसेप्ट कहेंगे। तीसरा है संकेत, सिंबल कहेंगे। चौथा है भाषा, जिसे लैंग्वेज कहेंगे, लैंग्वेज। ठीक है, तो इस तरीके से 4 साधन हैं आपके। तो पहला हम लोग जानेंगे बिंब। बिंब या इसको या प्रतिमा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिमा भी कहीं कहीं लिखा होता है, बिंब या प्रतिमा। तो इस तरीके से जो ये चिंतन का साधन है, ये क्या है? चिंतन का एक साधन है जो प्रत्यक्ष मतलब होता है। चिंतन का साधन है, चिंतन का साधन है। और इसमें क्या होता है कि इसे जो स्मृति चिंतन और कल्पनात्मक चिंतन में बांटा गया है। इसमें स्मृति चिंतन और कल्पनात्मक चिंतन, कल्पनात्मक चिंतन। अब स्मृति चिंतन जो है ज्ञानेंद्रियों से संबंधित होता है। किससे? ज्ञानेंद्रियों से, ये कल्पना से है। तो चिंतन होता कैसे है भाई? समस्या आती है, उसको समाधान करने के लिए चिंतन होता है। तो बिंब बनता है, किसी जानवर को देख लिया बच्चा, उसके दिमाग में वो बिंब बन गया, गार्जियन पूछा तो वो बताएगा कि हाँ ये इस टाइप का था, इस कलर का था, इतना बड़ा था, इतना छोटा था। तो उसकी इस स्मृति चिंतन। और कुछ तो कल्पनात्मक चिंतन, कल्पना करता है बच्चा कि मैं वहाँ जाऊँगा, ये खाऊँगा, ये बाज़ार जाऊँगा, मेले में जाऊँगा, ये खरीदूँगा, पापा से इतना पैसा लूँगा, इतने पैसे में ये लूँगा, वो लूँगा। तो वहाँ भी बिंबात्मक चिंतन आता है। दूसरा आपका संप्रत्यय है, नंबर 1 संप्रत्यय। संप्रत्यय इसे आप देखेंगे, संप्रत्यय भी चिंतन का साधन है। संप्रत्यय जो है चिंतन का साधन है। और इसमें जो है बच्चा क्या करता है कि पूरी उस वस्तु के बारे में, पूरी आकृति और संरचना के बारे में जो है पूरा ज्ञान प्राप्त कर लेता है। ये भी चिंतन का साधन ही है, चिंतन का साधन है। अरे आकृति और संरचना का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, संप्रत्यय पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। जैसे बच्चा के सामने बंदर आया और बंदर के बारे में अध्यापक पूछा, तो बच्चा पूरा बताएगा कि उसको ये बंदर जो है इस टाइप का है, उसका मुंह ऐसा है, इसकी पूँछें हैं, ये है पेड़ों पे रहता है। तो पूरा जो है संप्रत्यय क्लियर कर लेता है, चिंतन करता है उस बारे में, उसके बारे में, तो पूरा जो है संप्रत्यय क्लियर कर लेता है। अगला था आपका संकेत। तीसरा है संकेत भी चिंतन का साधन है। और इसमें जैसे आप देखेंगे कि किसी वस्तु को प्रतीक या संकेत के माध्यम से भी बच्चा चिंतन करता है। और यहाँ होता क्या है कि जैसे मान लीजिए लाल बत्ती सिग्नल वगैरह पे देख करके बच्चा रुक जाता है, हरी बत्ती देख करके चल जाता है। कहीं भी बोर्ड पे लगा हुआ है, चिन्ह बना हुआ रोड के किनारे बोर्ड पे, एक बच्चा बैग ले करके और उसका फिगर बना हुआ, तो समझ जाता है व्यक्ति या
बालक, ये आगे स्कूल है। क्रॉसिंग का ये चित्र बना हुआ, दो इस टाइप का चित्र बना हुआ है, इस टाइप का, तो बच्चा समझ जाता है कि आगे रेलवे क्रॉसिंग है। या ये बच्चा जो है इस तरीके से संकेत के द्वारा जो है चिंतन करता है, चिंतन का साधन है, ये भी चिंतन का साधन है। और जैसे कि बत्ती देखना, सिग्नल देखना, ठीक है। यानी घंटी, स्कूल की घंटी बजती है, घंटी बजना, ठीक है। गीत के माध्यम से, अगर राष्ट्रीय गीत वगैरह है तो लोग भावुक हो जाते हैं, दर्द भरी गीतें हैं तो वहाँ भावुक हो जाते हैं। और इस तरीके से थोड़ा शादी ब्याह का माहौल है तो वहाँ पे जो है थोड़ा सा दूसरे खुशी टाइप का मनोरंजन हो जाता है। तो गीत इस तरीके से, अब इसमें बच्चा आगे की प्रक्रिया के बारे में सोचता है, आगे की प्रक्रिया के बारे में सोचता है। अब आगे की प्रक्रिया के बारे में क्या सोचता है? जैसे बच्चा प्लेटफार्म पे खड़ा है, उसको कहीं जाना है, लड़का या बालक या व्यक्ति, तो वो देखेगा हरी झंडी पीछे गार्ड दिखा रहा है या रात में हरी लाइट दिखा रहा है, तो वो समझ जाएगा कि अब ट्रेन जाने वाली है, तुरंत दौड़ करके जो है ट्रेन पे चढ़ जाएगा। तो आगे के बारे में वो सोचता है। संकेत। अगला आपका है भाषा। क्या है? भाषा। तो भाषा भी चिंतन का सबसे मुख्य जो है साधन है, सबसे मुख्य साधन है। भाषा जो है सबसे मुख्य साधन है, चिंतन का सबसे मुख्य साधन क्या है? भाषा है। भाषा के द्वारा जो है व्यक्ति अपने चिंतन करता है, सोचता है, समझता है, किसी बात को किसी से पूछता है, और भाषा का प्रयोग जो है प्रतीकों के द्वारा भी दिखाया जाता है, अंगूठा दिखाना, हाथ दिखाना, हाय हेलो करना। तो इस तरीके से भाषा मुख्य साधन है। कभी कभी आता है चिंतन का मूलाधार, यानी चिंतन का सबसे मुख्य आधार क्या है? तो चिंतन का सबसे मुख्य आधार जो है, चिंतन का सबसे मुख्य आधार क्या है? भाषा है। इसे इम्पॉर्टेंट रखेंगे, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, भाषा है। तो यहाँ हो गया चिंतन के साधन। अब हम लोग लास्ट वाला देखेंगे, चिंतन बच्चों में चिंतन का विकास, मतलब चिंतन को कैसे विकसित किया जाए, इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। और इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, तो अब लोग चिंतन को विकसित, बच्चों में विकसित कैसे किया जाए, चिंतन, बच्चों में चिंतन का विकास, बच्चों में चिंतन का विकास। तो पहला है स्वतंत्र वातावरण हो, स्वतंत्र वातावरण। दूसरा स्व अनुशासन हो, स्व अनुशासन हो। समस्या हो उसके सामने है। और चौथा है चुनौतीपूर्ण वातावरण हो। पांचवा है समस्या हो, स्व अनुशासन हो, चुनौतीपूर्ण वातावरण हो, और चर्चा हो, सामूहिक चर्चा हो, छठवां है प्रश्नोत्तर हो। सातवां है वाद संवाद हो, निवाद विवाद हो। तो इस तरीके से अब देखिए, बच्चों में चिंतन का विकास, जब तक बच्चे की स्वतंत्र वातावरण नहीं रहेगा, बच्चा जो है स्वतंत्र नहीं रहेगा, उसको शांत वातावरण नहीं मिलेगा, तब तक वह चिंतन
नहीं कर पाएगा। तो इन्होंने बताया कि भाई बच्चे में चिंतन करने के लिए स्वतंत्र वातावरण का होना बहुत ज़रूरी है। पीसफुल वातावरण हो, बच्चा जहाँ बैठे वहाँ शांति से सोचे, ये ना कि लोग बात कर रहे हैं, लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, बाजा बज रहा है, हैं, तो आने जाने वाले लोग वहाँ जो है उटांग पटांग की बातें कर रहे हैं। तो इस तरीके से बच्चा जो है स्वतंत्र वातावरण हो, वो जैसा वातावरण चाह रहा है, चाइल्ड सेंटर्ड की तरह जो है वैसा वातावरण हो, तो वो अच्छा चिंतन करेगा। स्व अनुशासन हो, स्व अनुशासन का मतलब हो कि बच्चे को डांटा ना जाए, मारा ना जाए, वो अपने आप से स्वयं उसके अंदर ये भावना आए कि हमको पढ़ना है, हमको चिंतन करना है, हमको ये समस्या का समाधान करने के लिए उसके सामने जो भी समस्याएं हैं, चाहे पढ़ाई से हो, चाहे किसी कार्य को करने से हो, तो उसके लिए उसको अपने जो है स्वयं अनुशासन, अपना आत्म अनुशासन की भावना उसके अंदर हो, न कि किसी का दबाव हो, किसी का प्रेशर ना हो। समस्या हो, समस्या तो सबसे ज़रूरी है भाई, समस्या उसके सामने रहेगी तभी बच्चा चिंतन करेगा, है कि नहीं। पढ़ने की समस्या हो या खेलने की समस्या हो कि तुम पीछे रहते हो, तो जब उसके सामने समस्या होगी तो समाधान करने के लिए वो चिंतन करेंगे। चुनौतीपूर्ण वातावरण, चुनौतीपूर्ण वातावरण हो तो मतलब बच्चे के सामने जो है एक चैलेंज दे दिया जाए कि नहीं तुमको इसको करना है, तो बच्चा चुनौतीपूर्ण वातावरण में सोचेगा, समझेगा, करने के लिए तत्पर रहेगा, प्रगतिशील रहेगा, यानी उसके लिए वो विचार बनाएगा। तो वो चुनौतीपूर्ण चैलेंज दे दिया जाए। सामूहिक चर्चा हो, सामूहिक चर्चा भी होने पे बच्चा जो है चिंतन करता है, डिस्कस होती है, तो उसमें बच्चा चिंतन करके अपने विचार को देता है, विचार सुनता है, विचार का आदान प्रदान होता है। प्रश्नोत्तर हो, उससे कुछ प्रश्न किए जाए ताकि बच्चा चिंतन करे उत्तर देने के लिए, है कि नहीं। वाद विवाद हो, वाद विवाद के माध्यम से भी बच्चा जो है चिंतन करता है, उसके सामने कुछ तर्क वितर्क जैसी बातें हों, हैं, तो इस तरीके से जो है बच्चे के सामने ये हैं तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य रूप से इतने ही हैं। तो चिंतन कहाँ से उत्पन्न हो जाएगा आने वाले मतलब परिस्थितियों में, तो जो भी ये है, इस तरीके से आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। और आप लोग ध्यान से पढ़ें। धन्यवाद।